हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। जैसा कि अभी थोड़ा सा काफ़ी दिनों का डिफरेंस हुआ और आपके लिए एनटीपीसी मैथ की सीरीज नहीं ले पाए, लेकिन उसके लिए बहुत ही क्षमा मैं चाहता हूं। पर आज हम इस वीडियो पर फिर से एनटीपीसी की सीरीज की शुरुआत करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग साथियों मेरे तैयार हो जाओ, रफ और पेन उठा लो और साथ में हमारे साथ आप क्वेश्चन को करिए और उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो चलिए, आपका रहा स्क्रीन बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन। सभी लोग आएंगे, सभी के पास है 20 सेकंड का समय, सभी लोग 20 सेकंड के अंदर करके दिखाएंगे और मैं भी साथ में करता हूँ। देखिए, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निश्चित किया गया है। यदि वह 3% की अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात। इसमें ये क्या है, जो साधारण ब्याज से आपको, मतलब यहाँ पर साधारण ब्याज की बात किया है। किसकी बात किया दोस्तों? साधारण ब्याज की बात किया। अब साधारण ब्याज की बात किया है मतलब आपकी जो ब्याज है वो हर वर्ष लगेगी। उससे ब्याज क्या लगेगी दोस्तों? हर वर्ष वही लगेगी। लेकिन यहाँ कितने समय के लिए बोला है? यहाँ जो समय दिया है दोस्तों, 6 वर्ष दिया है। समय दिया 6 वर्ष। अब बोला है यदि वो 3% ब्याज 3% ब्याज को बढ़ाता है, यदि वो 3% ब्याज को बढ़ाता है तो जो आपको यदि वो 3% ब्याज को बढ़ाता है, 1 मिनट, हाँ, तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब उसका यदि रेट जो है, जो पहले रेट परसेंट लगता है, यदि वो 3% बढ़ाता तो पहले माना x रुपये लगा था और 900 रुपये आपको अधिक लग रहे हैं, 900 रुपये अधिक मिल रहा है। कितने वर्ष की बात है? 6 वर्ष की बात है। ध्यान रखिएगा सर, कितने वर्ष की बात है? 6 वर्ष की बात है। मतलब ये जो है 3% अधिक बढ़ाता है तो 6 वर्ष में 900 रुपये ज्यादा मिलते हैं। कौन क्या मिलता है? 900 रुपये ज्यादा ब्याज मिलता है। तो ध्यान दीजिए, एक वर्ष में 3% बढ़ रहा है तो 6 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? तो 3 3 3 काउंट होगा ना हर वर्ष, तो 6 त्रिक 18, तो कितने प्रतिशत हो जाएगी? 18% हो जाएगा। 18% बढ़ने पर 900 रुपये आपका टोटल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 900 रुपये टोटल बढ़ रहा है। ये 18% किस पर लग रहा है? ये आपके मूलधन पर ब्याज लग रही है। 18% किस पर लग रही है दोस्तों? मूलधन का 18% आपका 900 रुपये आपके ब्याज में ऐड हो रही है। ठीक है, तो 18% है तो 1% का मान क्या होगा दोस्तों? 1% का मान होगा आपका 50 रुपये। पी के 1% का मान 50 रुपये होगा तो मूलधन हमेशा कितने परसेंट होती है? 100% होती है दोस्तों। तो 100% होगी तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो आपका हो जाएगा दोस्तों 5000 रुपये। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा 5000 रुपये होगा। सबको समझ में आया? सही। तो उसको इस तरीके से जल्द कर सकते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों 3% आपकी रेट बढ़ी तो 3% आपकी 1 साल में बढ़ती है तो 6 साल में कितनी बढ़ेगी दोस्तों? तो 6 त्रिक 18% बढ़ी। यदि 6 त्रिक 18% बढ़ी तो 18% जो आपकी ब्याज बढ़ रही है 6 वर्ष में, तो टोटल ब्याज रुपए में कितनी दिखा रहा है? 900 रुपये अधिक दिखा रहा है। मतलब 18% बढ़ने पर 900 रुपये बढ़ा, मतलब 18% का मान आपका 900 होगा। मतलब मूलधन पे ब्याज किस पे मिलती? मूलधन पे मिलती है। तो 18% बराबर आपका 900 है तो 1% का मान कितना होगा दोस्तों? 50 रुपये होगा। यदि आपका 1% का मान 50 रुपये है दोस्तों तो प्रिंसिपल आपका ऑलवेज 100% होता है। तो 100 का गुणा कराएंगे तो 5000 रुपये आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, जिसका भी सही 5000 आया है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे स्क्रीन बोर्ड पर। ये रहा, सभी के बाद 20 सेकंड का समय, सभी लोग लगाइए। साथ में लाइक करते जाएंगे वीडियो को और सभी लोग लास्ट तक बने रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आए और गए, लास्ट तक बने रहे। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, उनको बताइए, उनसे इस चीज़ का बताइए कि आपके एनटीपीसी मैथ सीरीज आपके चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में चल रही है, उनको लाइए, वो भी पढ़े साथ में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका था, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्षों के बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे, ये फाइंड करना है हमको। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। अभी मैंने साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन कराया उसमें बताया, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो ब्याज आपकी हर वर्ष बराबर नहीं होती। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि जो ब्याज है आपकी एक वर्ष तो साधारण ब्याज जैसे काम करती है,
एक वर्ष अगर साधारण ब्याज जितनी लगी उतनी उतनी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी यदि आपका रेट बराबर है। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होता है, दूसरे वर्ष में आपका साधारण ब्याज तो बराबर होता है क्योंकि मूलधन पे लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी दूसरे वर्ष साधारण ब्याज के बराबर मूलधन से लगेगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में फिर दूसरे वर्ष जो पहले वर्ष की ब्याज आई है उस पर भी ब्याज ले लेगा वो। मतलब ये कहा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगती है बस। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए कि 2 वर्ष के बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ पास जो रेट दिया है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 20% वार्षिक दिया है रेट। कैसा दिया दोस्तों, 20% वार्षिक दिया। लेकिन बात किसकी की है दोस्तों, बात की जा रही है अर्धवार्षिक की। बात किसकी की जा रही है दोस्तों, अर्धवार्षिक की, और दिया 20% वार्षिक है। बात अर्धवार्षिक की जा रही है, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और अर्धवार्षिक में 6 महीने होते हैं। मतलब यहाँ पर रेट को भी 6 महीने बार लगाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अब होगा रेट कितना, 10%। तो 10% लगेगा आपका अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक में ब्याज को आधा कर दिया जाता है। अब जो समय है, समय की बात करता हूं, समय दिया था 2 वर्ष, समय दिया था 2 वर्ष, लेकिन अर्धवार्षिक बोला है हर 6 महीने में ब्याज लगती है। मतलब आपका जो समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में कितने 6 माह होंगे, 4 6 माह होंगे। कितने हो जाएंगे, 4 6 माह, मतलब 4 बार ब्याज लगेगी। ठीक है, कितने 6 माह होंगे, 4 6 माह होंगे, मतलब 4 बार ब्याज लगेगी। उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब तो 80,000 रुपए के 2 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाएंगे हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसको कैसे निकालेंगे, तो इस चीज ध्यान रखिए। जैसे मैं अगर इसमें काउंट करता हूँ, ठीक है दोस्तों, अगर इसमें काउंट करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एक फ्रैक्शन मेथड से अगर इसमें करूँ तो इसको 10% को बनाऊंगा 1/10। 10% को क्या लिखा जा सकता है, 1/10। जो आपका प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है वो 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है। क्योंकि 4 वर्ष 4 बार लग रहा है, मतलब 4 बार करेंगे इसको। तो 4 बार करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 10,000 रुपये। एक प्रकार देखा जाए 10,000 यूनिट आएगा। यहाँ आपका आएगा 1331 गुणे 11, 1331 ये होता है, और ये इसको 11 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो दिया है यहाँ पर मूलधन कितना दिया दोस्तों, 80,000 रुपये। तो हमारा मूलधन 10,000 यूनिट आया। यहाँ दिया कितना दोस्तों, 80,000 रुपये दिया है। 10,000 यूनिट आया, मूलधन दिया 80,000 रुपये, मतलब इसमें जो है 8 का मल्टीपल हुआ है, तो आपके इस पर भी 8 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन में डायरेक्टली आप देख सकते बी नंबर ऑप्शन होगा। आप देख सकते बी नंबर ऑप्शन क्यों होगा, जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें तो कोई पूरा कैलकुलेट करने की तो नहीं है, 97,240। बी नंबर ऑप्शन दिया है आपका A117 128। सी नंबर ऑप्शन दिया है दोस्तों 115,200, और डी नंबर ऑप्शन दिया है 120,000। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पास आपको पता है कि ये देखा जाए, अगर मैं ये 1 इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आपके लास्ट में तो 1 ही आएगा दोस्तों। तो जब इसका 8 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आपकी संख्या प्राप्त होगी उसमें भी लास्ट में 8 आएगा। यदि लास्ट में 8 आएगा तो यहाँ पास किस पर 8 दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन पे, तो बी नंबर आपका ऐसा हो सकता है। लेकिन आप देखो, यदि मैं इससे कराना चाहूँ तो आप पूरा करा के देख सकते हो। जैसे 1331 की बात की तो 1331 में यदि मैं 11 का गुणा कराना चाहता हूँ तो 11 का गुणा कराने के बाद जो भी प्राप्त होता है उससे 8 का मल्टीप्लाई कराते हो तो आपका यही आता है। लेकिन इतना ज़्यादा हमको क्यों परेशान विरोध है, हमको डायरेक्ट आपको लास्ट देखना है। 8 आ रहा था उसमें आप आंसर होते, हो सकता है लास्ट में ज़्यादा, लास्ट में कुछ 8 में आ जाते तो थोड़ा सा और गुणा करा देते तो सेकंड वाली वैल्यू दिख जाती, उससे मल्टीप्लाई करा देते। तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। ठीक है दोस्तों, बाकी एक तरीका जैसे मल्टीप्लाई कराना है, 11 के थोड़ा स्पीड मल्टीप्लाई करें, जैसे 11 से मल्टीप्लाई कराना तो डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के यदि हमको 11 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करो, इसको यहीं रखो 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 3 1 4, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो 3 3 6, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 1 4, फिर इसका 1 लास्ट में रखो। तो ये आपका आएगा मल्टीप्लाई कराने पर। अब इसका 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 1 8, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लाइन 3, 8 6 48, 3 51, आपका 8 चौको 32, 32 5 37, और 8 1 8 3 11, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो जैसे मेरे को इसमें मल्टीप्लाई कराना 14641,
फिर से 11 से मल्टीप्लाई कराना। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे कराते हैं। इसको लास्ट वाली संख्या को सेम टू सेम रखना, 4 1 5। ठीक है दोस्तों, ये 6 4 10 की शून्य हासी लाइन एक आया, 6 4 10 शून्य 6 4 10, फिर एक इसकी कैरी जुड़ जाती है 11, और 4 1 5 1 6 और 1 1 1 तो यही आएगा। तो आप ये मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं, शायद सही हो। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा कि कैरी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है ऐसे ही कुछ हो, आप चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही होगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये सभी का आंसर आया होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना आप लोग को। चलिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सभी लोग लगाएंगे, सभी के पास 20 सेकंड का समय है, सभी लोग लगाएंगे। हाँ, ये बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है आपका कि एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा की 4 वर्ग काटे गए हैं। ठीक है, एक जो अब देखो यहाँ पास क्या बात की, जैसे आयताकार एक चादर थी, ध्यान दीजिएगा, आयताकार एक चादर थी। ठीक है, तो उसको 45 सेंटीमीटर अगर यहां से काटा जाए, ऐसे 45 सेंटीमीटर लंबाई थी। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई थी 35 सेंटीमीटर चौड़ाई थी। अब यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर काटा गया, तो मैं मानता हूँ 5 सेंटीमीटर सभी चारों कोनों से काटा गया है, एक स्क्वायर टाइप। ठीक है, सभी से काट दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर के काट दिए गए, निकाल दिया गया है। अगर देखो ये 5 सेंटीमीटर का अगर निकाल दिया गया है, तो फिर आगे क्या बोलता है कि बची हुई चादर से खुला बॉक्स बनाया गया है, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बची हुई चादर से खुला बॉक्स बनाया, कैसे बॉक्स बनेगा, यदि मैं इसको यहां से मिटाता हूं, ये इसको हटा दी गई, यहाँ चादर काट दी गई, इस चादर को ऐसे काट दिया गया है, तो कुछ आपका इस शेप में दिखेगा, ये इस शेप में दिखेगा दोस्तों, इस शेप में ये कुछ ऐसे दिख रहा है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना है आपको। अब इसको यदि मैं मोड़ के बनाता हूं, तो इसको मैं इस साइड से मोड़ता हूं, अगर मैं इसको इस साइड मोड़ता हूं, ये यहां से, तो ऐसे। ठीक है, इसको मैं इस साइड से मोड़ता हूं, इसी साइड, ये सीधा, और इसको भी यहाँ से, इसको यहाँ से लाइन से इस साइड मोड़ता हूँ। ठीक है, मोड़ता मतलब सीधे खड़ा करना है, स्ट्रेट टाइप, और इसको भी ऐसे मोड़ता हूँ, तो आपको ये बॉक्स दिखेगा एक क्यूबॉइड टाइप, जो ऊपर से खुला होगा। कैसा बॉक्स दिखेगा, एक घनाभ जैसे बॉक्स दिखेगा, जो ऊपर से क्या होगा दोस्तों, खुला होगा, ऐसे बॉक्स दिखेगा, बॉक्स दिखेगा। अब देखो यहाँ पास बात है कैसे इस बॉक्स का हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे। तो अभी तक ये 35 होता था यहाँ तक, अब ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो बना है यहाँ पास, यही तो ऊपर गया है, तो ये 35 था, तो ये 5 गायब हो गए, मतलब 10 गायब हो गए, तो यहाँ कितना बचा 25, तो ये आपका 25 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 45 है जो आपके ऊपर साइड गया, ये वही चीज़ है, ये भी वही डायमेंशन है, ये भी वही डायमेंशन है, ठीक, वही साइड से। तो ये 45, तो यहाँ से 5 गायब हो, यहाँ से 5 गायब हो, तो कितना बन जाएंगे 30, 10 गायब हो मतलब 35 बन गए, समझ में आया। और ये जो आपकी ये इनके बीच की जो ये आपकी हाइट कहलाई, ये आपकी हाइट का, ये सब हाइट, ये कितनी दोस्तों 5। तो आपको यहाँ पर दिया है इस क्यूबॉइड का दिया है L 35 दिया है, और आपका इसकी चौड़ाई 25 है, और H आपका 5 दिया, तो वॉल्यूम निकालना है। तो आयतन का सूत्र होता है वॉल्यूम का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई। इसी फार्मूले को उपयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको करने इसको कर लेंगे तो उससे वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको करेंगे तो आपको इस आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो, मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या, मल्टीप्लाई करा दे तो यहाँ से भी करा सकते हो, मल्टीप्लाई कराना यहाँ से करा सकते हो, लेकिन अगर देखो 25 पंचे 125 होता है, तो 125 को मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, 25 पंचे 125, यदि मैं इसको 0 बनाना चाहूँ, इसको दोस्तों 0 बनाना चाहूँ, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये पूरा 1000 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आया 35,000। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 चौको 32, ठीक है, 30 हुआ, और ये आपका कितना दोस्तों आया 30 हुआ, फिर 8 3 24, ये 60 हुआ है आपका,
8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, तो 4375 आपका इसका आयतन आएगी, वैल्यूम आएगी। ठीक है दोस्तों जी, इसका सही जो ऑप्शन है डी नंबर 4375। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी करा सकता था, लेकिन आपको क्या, जैसे हम जीरो बना ले तो हमको ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो उससे भी आंसर आ जाता है, जीरो से कर दिया तो उसको भी डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो कभी भी जैसे 25 से 25 को जीरो बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 125 है तो 8 का मल्टीप्लाई, देखो क्या होता है क्यूब पे डिपेंड है। जैसे 5 को जीरो बनाना है तो 2 की घात 1 रहेगा, 2 की घात 1 रहेगा, मतलब आपको 2 की घात 1 का मल्टीप्लाई कराने पड़ेगा। यदि 5 की घाते 2 है तो 2 की घाते 2 का मल्टीप्लाई कराना मतलब 4 का कराना पड़ेगा। यदि 5 की घाते 3 है तो आपको 2 की घाते 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इतने जीरो बनाएंगे जितना पावर्स होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, सभी का आंसर आया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन, सभी के पास 20 सेकंड का समय है, सभी लोग लगाइए। पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 1380 रुपए में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है 1200 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 1380 रुपए में बेचा होता, यदि उसे 1380 रुपए, अब देखो यहां पर 10% लाभ पर बेचा तो मुझे नहीं मालूम कितने रुपए में बेचा, लेकिन ये बताया यदि इसको 1380 रुपए में बेचता और उसका क्रय मूल्य 1200 रुपए ही होता तो इसमें कितने प्रतिशत की ज्यादा वृद्धि होती लाभ में। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 180 का डिफरेंस है। तो यहाँ चेक कर लो 180 कितने परसेंट होता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो यहाँ पास करें 12 कम 12, 12 पंचे 60, 15% होता है, मतलब यहाँ पास 15% का लाभ होगा। तो यहाँ पर जो लाभ का परसेंटेज है 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आया होगा। इसका जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन है 5%, सभी का आया होगा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने इस क्वेश्चनों के आंसर लगातार देते रहें, ठीक है, और सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और लाइक करते जाएंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है, 20 सेकंड का समय, सभी लोग लगाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। यह दो अंकों की संख्या क्या है, हमको फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ये कोई दो अंकों की संख्या मान लेते एक्स वाई। अब अपने अंकों के योग की 4 गुनी मतलब यदि x प्लस वाई करूँ, अपने अंकों के योग की 4 गुनी यदि x प्लस वाई करूँ तो जो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराऊं तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी फिर से। ठीक है, यदि संख्या में 27 जोड़ दे, यदि इसमें 27 जोड़ दे, यदि इसमें 27 जोड़ दे तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाएगी। तो इनके अंकों को योग में जोड़ूं तो इससे 7 गुनी हो जाएगी, मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया यदि मैं इसको बाय मेथड करूं तो इसमें इक्वेशंस बनेगी और इक्वेशंस आंसर आएगा। तो हमको क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, हम डायरेक्टली ऑप्शन, इसमें बिल्कुल ऑप्शन बेस्ड किया करिए, ऑप्शन सबसे बेहतरीन। जैसे इसका ऑप्शन दिया है 24, बी नंबर ऑप्शन दिया है 12 और सी नंबर ऑप्शन दिया है 48 और डी नंबर ऑप्शन दिया है दोस्तों 36। पहला ऑप्शन का चुनाव करते हैं। पहला ये बोला यदि इनके अंकों का योग किया तो ये संख्या 4 गुनी हो जाती है। तो इनको अंकों का योग करो, 4 2 6, इससे 4 का मल्टीप्लाई 4 6 4 को 24, बिल्कुल ये भी आ रहा है। इसको चेक कर लेते, 2 1 3, इससे 4 से मल्टीप्लाई 2 1 3 हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 3 12, ये भी हो रहा है। ठीक है, इसका करो 8 4 12, 12 गुणे 4 करो 8 12 चौक 48, ये भी हो रहा है। ठीक है, 6 3 9, 9 गुणे 4 9 4 को 36। देखो इसमें सब में ये चीज फिक्स हो रही है, तो ये तो आपका फेल हो गया मेरा, ये तो फेल हो गया। अब ये नेक्स्ट बोल रहा है यदि इसमें 27 जोड़े, फिर इनके
फिर इनके अंकों को योग करें तो ये 7 गुना हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं 27 जोड़ता हूँ तो जोड़िए 7 4 11, 2 2 4 1 5। अब इसमें इनके अंकों कितना है 6, और 6 में 7 का गुणा कराऊँ तो 7 6 42 होता है, ये 24 है, बिल्कुल गलत हो गया ये। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं 27 जोड़ता हूँ, इसमें 27 जोड़ 7 2 9 2 1 3, और 9 3 12 में 7 का मल्टीप्लाई कराओ तो 12 7 84, बिल्कुल गलत हो गया ये। ठीक है, इसको चेक करो, यहाँ पर 48 में चेक करते हैं तो 48 में यदि मैं 27 जोड़ता हूँ तो 8 7 15, 4 2 6 1 7। अब इसको 7 5 12 में यदि मैं 7 का मल्टी कर 12 7 84, बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, 36 की बात करता हूँ, ये संबंध में कैलकुलेशन है। 36 में 27 जोड़ता हूँ तो 7 6 13, 3 2 5 1 6, और 6 3 9, और 9 7 63। इसमें दोस्तों 36 है, अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है, बिल्कुल। ये 63 हो रहा है, सॉरी, ये 9 7 63 हो रहा है, इसका यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, इसका ये नहीं, यहाँ पर ध्यान देना, 9 7 63 हो रहा है। इसमें देखो यदि मैं इसको करता, इसमें 27 जोड़े थे अपन, तो 8 7 15, 4 2 6 1 7, इनका करते 7 5 12, 12 का 7 से मल्टीप्लाई करा 12 7 84, ये नहीं निकल रहा था, हमने यहाँ देख रहे थे, यहाँ देखना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस पर भी नहीं फेल हो रहा तो कहीं ना कहीं आपका आंसर है। तो यहाँ 9 7 63 हो रहा है, या 12 7 84 हो रहा है, तो ये 75 है। अगर इस पर भी ट्राई करना होता 2 1 3, इसको 27 जोड़ते तो 7 2 9 और 2 1 3 होता, इनका 9 3 12, फिर 7 से गुणा कराते फिर 12 7 84। ठीक है, ये भी आपका नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको भी चेक करता, अगर ये मन में डाउट है तो 24 को भी चेक कर लो 27 के साथ जोड़ के, 7 4 11, 2 2 4 1 5, तो 6 5 1 6, 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, ये भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो यहाँ पास आप इसको देखना है और इससे आप आंसर निकाल सकते हो। कुछ को बाय मेथड लगाओ तो क्वेश्चन बन जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको ऑप्शन से बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आपका 36 आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग इसको लगाएंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बोला है 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। ठीक है, अब 12 मीटर खंभा और 17 मीटर खंभा जो आपके जमीन से आपके जमीन के ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, मतलब पैरेलल हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी जो 12 मीटर दी है, और उनके शीर्षों के छोरों के बीच, इसके शीर्ष के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 होगा, ये 12 है, टोटल 17 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों 5, 12 5 13। आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी क्योंकि ये 90 डिग्री पे आएगा, तो 13 आ जाएगा इसका आंसर। 12 मतलब 144, 5 मतलब इसको जोड़ेंगे तो 169, 169 का स्क्वायर रूट 13, 12 5 13। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, राइट एंगल में नहीं, पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर 13 होगा, तो बहुत ही सिंपल था। ठीक दोस्तों, सभी का आया होगा 13 आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 13 मीटर स्क्वायर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया दोस्तों 13 मीटर स्क्वायर। अब बोला है यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती, यदि ऊंचाई, अगर ये एच है, ये बेस है, यदि ऊंचाई आधार से कितनी होती, 7 मीटर अधिक होती, तो अगर मैं मान लेता बेस इसका x था तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x + 7 हो जाएगी, यही होगी। तो बोल रहा है कि उसका आधार ज्ञात कीजिए, बेस निकालना, मतलब हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो मुझे पता है क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका x है, ऊंचाई आपका x + 7 है, बराबर 30। तो ये बन जाएगा x² + 7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर थोड़ा सा 60। तो इसमें ज़्यादा दूर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये -60 आया। तो आपको पता मैं 7x तोड़ूंगा तो 12 पंचे 60 है ना, 12 पंचे 60, 12 का x आएगा, माइनस का 5x आएगा, तभी तो ये बन जाएगा -60। मतलब अब देखो यहाँ प्लस का 12 है तो पक्का x की वैल्यू -12 आएगी,
ये माइनस का 5 है तो पक्का x की वैल्यू +5 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस तो रहेगा नहीं, तो 5 ही आपका आंसर हो। तो ठीक है, तो हाइट अगर देखें तो हाइट 12 होगी, आपका बेस 5 होगा, यही आपका आंसर। जिसका भी आंसर आया है बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आए। आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं पर लगा सकते हैं, जैसे मुझे पता था जैसे 30 है तो आपको माइंड में होना चाहिए कि a1/2 होता है, इससे मल्टीप्लाई करा 60, यहाँ माइनस में 60 आया और +7x था, तो 12 पंचे 60 इस हिसाब से आप निकाल सकते थे। यहाँ -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे। ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। पी की लंबाई 5 फीट है और उसे ध्यान दिया गया है कि उसकी परछाई 7 फीट है। यदि किसी की लंबाई 5 फीट थी, उसने ध्यान दिया कि जो उसकी शेडो है, परछाई है, ठीक है, वो कितनी दोस्तों 7 फीट है। और उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट बनती है। 42 फीट बनती मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो तो 42 बनता है। तो लंबाई कितनी होगी तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसी रेशियो में तो चलेंगे, वो भी रेशियो तो एक ही चलेगा, तो 6 पंचे 30 फीट आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल था। ठीक है दोस्तों, 30 फीट इसका सही आंसर, सी नंबर। सभी का आया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी के पास 20 सेकंड का समय, सभी लोग लगाएंगे। ये दोस्तों एनटीपीसी की क्वेश्चन की सीरीज है, ये मैथ की, वही आप लोग को सॉल्व करा रहा हूं मैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़ा सा ही सिंपल है, और सबसे यही लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग लगाएंगे इसका। ये तो बहुत ही सिंपल सा, सभी लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। 2/5 + 2/9, यहाँ पर डिविजिबल है 2/5 और +5/9। अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, वो ब्रैकेट में बंद है, तो यहाँ पास आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 10 28 और 9 15 45, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये डिविजिबल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी इसको रहने, ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 5 25 और 25 8 33 10 43 आएगा दोस्तों, 9 15 45। अब आपको पता होना चाहिए 28/45 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो उल्टा हो जाता है ना, तो ये कट गया तो आपका 28/43 आंसर आएगा, यही आपका आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल था, सभी ने लगाया होगा 28/43। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, और आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात से चिंता मत कीजिएगा कि अभी कुछ दिनों से आपके एनटीपीसी की मैथ की क्वेश्चन की सीरीज काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रही थी, लेकिन बिल्कुल चिंता की बात है, अब आपकी हमें कंटिन्यू होगी, और कुछ ही दिनों मतलब लगभग कंटिन्यू डे तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन के अंदर आपको एनटीपीसी मैथ की सीरीज प्राप्त होती रहेगी। इसी तरह हमारे वीडियो बने रहे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, मैं जल्दी मिलूंगा इसी चैनल पर।